हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल BKMGS सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, भारत का इतिहास, जिसमें लुसेंट वन लाइनर जो है। आइए हम लोग मुगल वंश के बारे में जानेंगे। ये मुगल वंश, मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो कौन थे और कहाँ से इन्होंने अपनी शुरुआत की। तो वन लाइनर लुसेंट से हम लोग देखते हैं, विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में। ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग देखते हैं कि मुगल वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। यानी मुगल वंश की जो स्थापना हुई उसके संस्थापक बाबर थे। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पदशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। यानी कि जो मुगल वंश की स्थापना थी, इसके साथ ही जो पद था बादशाही का, उसकी स्थापना की गई, जिसके द्वारा बादशाह जो होते थे शासक, उनको बादशाह कहा जाता था। बाबर का कार्यकाल हम लोग देखते हैं 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक है। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1994 ईस्वी को बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की है। बाबर के चार पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान जो था 1519 ईस्वी में यूसुफ जई जात के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति और तोप खाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। यानी कि बाबर उदार था, इसलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने काजी की उपाधि धारण की। यानी कि जब खानवा का युद्ध हुआ, उसके बाद, उसके विजय के बाद बाबर को काजी की उपाधि मिली। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने का कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की भी मृत्यु हुई। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को प्रारंभ में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, अतः कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। यानी कि 4 बाग जो था वह 4 समान हिस्सों में बटा हुआ होता था। 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वह उसकी शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली, यानी यह पद्य शैली है मुबैयान, इसके जन्मदाता के रूप में माना जाता है बाबर को। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। एक हम लोग नोट देखते हैं कि बाबर में कोहिनूर हीरा जो था वह ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमाजीत सिंह के द्वारा उनके परिवार से प्राप्त हुआ था। अब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हम लोग देखते हैं। बाबर द्वारा लड़ा गया जो युद्ध है वह पानीपत का प्रथम युद्ध था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था।
उसके बाद खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। इसमें मेदिनी राय एवं बाबर के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। फिर घाघरा का युद्ध था, वह 6 मई 1529 में हुआ। यह अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया और इसमें भी बाबर ही विजयी हुआ था। तो इस तरह से बाबर के द्वारा प्रमुख युद्ध 4 ठो लड़े गए और इन चारों युद्ध में बाबर विजयी हुआ था। तो हम लोग यह जो बाबर के बारे में जानकारी प्राप्त की है, वह वन लाइनर लूसेंट के द्वारा हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। ये जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, इनसे हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। हुमायूं के बारे में हम लोग देखेंगे 1530 से 1556 ईस्वी तक। जो नसीरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर गद्दी पर बैठा। यानी कि 1530 ईस्वी से में जो हुमायूं था वह 23 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा आगरा में। गद्दी पर बैठने के समय से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। यानी कि जब हुमायूं गद्दी पर बैठा तो उसके पहले वो बदख्शां का सूबेदार हुआ करता था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपना भाइयों में कर दिया। उसने कामरान को काबुल और कांधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश प्रदान किया। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की। दीन पनाह नामक जो नया नगर था, इसकी स्थापना 1533 ईस्वी में हुई। चौसा का युद्ध जो देखते हैं हम लोग हुआ, यह हुआ 25 जून 1539 ईस्वी में हुआ। इसमें शेर खां एवं हुमायूं के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध, यह 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ था कि हुमायूं पराजित हुआ था। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसे 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी में निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ था। 1555 में हुमायूं ने पंजाब से सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कर लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम जो है वो इस तरह से है। देवरा युद्ध जो है 1531 ईस्वी में, चौसा युद्ध जो है 1539 ईस्वी, बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1956 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों में जो सीढ़ियाँ थी उससे गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। यानी कि हुमायूं की जो मृत्यु थी 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुआ और यह भवन जो था उसका नाम है दीन पनाह। दीन पनाह एक पुस्तकालय था शेर मंडल की, पुस्तकालय शेर मंडल मतलब दीन पनाह भवन में पुस्तकालय था शेर मंडल, जिसकी सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन में मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस प्रकार तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। यानी कि जो इतिहासकार थे लेन पोल, इन्होंने कहा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह से हुआ जिस तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा
की रचना जो है गुलबदन बेगम ने की। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए हुए थे। अब हम लोग देखते हैं कि शेर शाह का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो 1540 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक शेर शाह का शासनकाल रहा है। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। शेर शाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर की उपाधि प्रदान कर दी। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गया था। मृत्यु के समय उसका उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था, यानी कि जब वह मरा उस समय उक्का नाम का आग्नेयास्त्र जो था उसको वह चला रहा था। कलिंजर का शासक जो था वह कीरत सिंह था। शेर शाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला, किला ए कोहना दिल्ली, यह दिल्ली में स्थित है, नामक मस्जिद का निर्माण जो है शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। यह महत्वपूर्ण, ये जो भी आज का वीडियो है इसमें सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जो भी आयोग की परीक्षाएं होती हैं इनमें इनसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेर शाह ने जो भूमि मापने के लिए जो माप बनाई थी वह 32 अंक वाला सिकंदरी गज कहलाता था एवं सन की डंडी का प्रयोग किया जाता था। शेर शाह ने 178 ग्रेन चांदी का रुपया एवं 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि कबूलियत और पट्टा प्रथा जो था इसकी शुरुआत, तो इसकी शुरुआत करने वाला जो था शेर शाह था। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित कर दिया था। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया था। तो इस तरह से जो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत थी वह शेर शाह ने करवाया था। और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे यह शेर शाह के समकालीन कवि थे। और जो डाक प्रथा का प्रचलन था शेर शाह के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से आज हम लोगों ने विभिन्न मुगल साम्राज्य के संस्थापक व उनके कार्यों को देखा। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक देखा है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम प्रोवाइड करवाते रहें। तो हम लोग मिलते हैं इस जो टॉपिक पे हम लोगों ने चर्चा की इसके अगले सेशन में हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके बाद से हम लोग आते हैं अकबर के शासनकाल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।